You take the attendance first. Okay. So I just wanted to let you today the date sheet for BCA has come. ठीक है, BCA थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर, इसके बाद BCA फर्स्ट सेमेस्टर की आएगी और उसके बाद मेरे हिसाब से आज कल में शायद MCA की भी डेट शीट आ जाएगी. तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द BCA डेट शीट, they are supposed to attempt any 5 questions out of the given 9 questions in the paper. ठीक है, बट टू मेक द थिंग्स वेरी क्लियर, ये BCA के लिए है. वी विल हैव टू वेट कि MCA में आपके सीनियर्स का क्या पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पेपर का, और हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ एप्लीकेबल ना हो. तो मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए ये बता रही हूँ कि अभी तो BCA की जो डेट शीट आई है उसमें यही पैटर्न है कि आपके 9 क्वेश्चंस होंगे और स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोज 9 क्वेश्चंस. अब ये नहीं पता कि क्वेश्चन नंबर 1 जो सब पार्ट्स वाला क्वेश्चन होता है, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो उसमें आएगा या नहीं. तो एक बार वो पेपर स्टार्ट हो जाए BCA के, तो आई विल कम, मतलब ऑल ऑफ अस विल कम टू नो, और उसमें जो भी पैटर्न होगा वो मैं आपको उसी मोमेंट पे बता दूंगी कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, नहीं है, कैसा कर रखा है उन्होंने, यूनिवर्सिटी क्या पैटर्न पे बना रही है. तो आपके लिए एडवांटेज है कि आपको थोड़ा आइडिया पहले से ही लग जाएगा कि पैटर्न आपका किस तरीके का आने वाला है. ठीक है मैम, कब से स्टार्ट हो रहे हैं वैसे BCA के एग्जाम? BCA के स्टार्ट हो रहे हैं आपके 9 मार्च से. BCA BBA इनके 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर. तो फर्स्ट सेमेस्टर के उनके बाद होंगे, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि अप्रैल से आप लोगों का भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा. ठीक है, तो आई विल कीप यू अपडेटेड. वट एवर डेवलपमेंट्स आर आई लेट यू नो, इधर ऑन द ग्रुप या क्लासरूम में हम डिस्कस कर लेंगे, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा आप सबको. ओके, so I suppose we can start with the where we had left yesterday. So as we were studying about the class definitions, तो ये हमने एक क्लास एम्प्लॉय ली थी जिसमें हमने उसका नाम और एज स्टोर करवाने की कोशिश की थी, और डेटा यूजुअली पहले लिखा जाता है क्लास में, और मेथड्स बाद में लिखे जाते हैं. सो अ क्लास कैन डिस्क्राइब एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वी हैड कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक यस्टरडे ऑल्सो. और आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं क्लास के. एक बार अगर आपने क्लास बना दी है, यू हैव डिफाइंड सपोज एम्प्लॉय क्लास, तो आप उस एम्प्लॉय क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस बना सकते हो. कैसे बनाओगे आप? एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय. ये जो 2 लाइंस में आपने लिखा है, दिस वाज द ओल्ड पैटर्न. अब क्या होता है कि आप एक ही लाइन में ये चीज लिख देते हो. यू जस्ट राइट एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय. ये आपका एक सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कोड है. अब जब आपने ये E1 ऑब्जेक्ट या E1 वेरिएबल बनाया है, तो इसमें होता क्या है कि आप एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हो जो एक एम्प्लॉय टाइप को रेफर कर रहा है. एक ऑब्जेक्ट जो एम्प्लॉय टाइप का है उसको रेफर करता है. तो आपको कीवर्ड न्यू का यूज करना है. जब भी आपका एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो उसके बाद आप उसके वेरिएबल्स या मेथड्स को मल्टीपल टाइम एक्सेस कर सकते हैं. राइट? तो सपोज जैसे हमने एम्प्लॉय क्लास में एज लिया था, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि E1 डॉट एज इक्वल टू 35. E1 किसी भी बंदे को रिप्रेजेंट कर सकता है. इट कैन बी अ मेल और फीमेल, वट एवर एम्प्लॉय इज. लेकिन उससे ये पता चल रहा है कि उस एम्प्लॉय की एज 35 है. या आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हो. जैसे सपोज आपको उस E1 एम्प्लॉय की सैलरी पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आप, मैंने ये एग्जांपल लिया फॉर्मूला, ऐसा एग्जांपल नहीं होता जिसमें एक कैलकुलेशन का तरीका बताया है कि आप दोगे कैसे. E1 डॉट सैलरी इंटू 0.75f. तो आपने 0.75f से इसको मल्टीप्लाई किया है, और
सैलरी से मल्टीप्लाई करने के बाद टैक्स नाम से एक वेरिएबल लिया है फ्लोट टाइप का, उसमें वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब इवन एम्प्लॉय का जो इनकम टैक्स है वो इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। सो even डॉट एज इक्वल टू 35, दिस इज जस्ट इन असाइनमेंट स्टेटमेंट। आप 35 जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये आप इवन एम्प्लॉय के एज में इनिशियलाइज या स्टोर करवाना चाह रहे हो, जबकि टैक्स वाला जो लाइन है इसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो ऐसी कैलकुलेशन आप मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम करवा सकते हो, लेकिन जो भी आपने लाइन लिखी है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है, उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाई जाएंगी। So before going on to the methods concept of classes, कल हमारा एक पॉइंट स्किप हो गया था ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ टाइम, तो वो मैं अभी कवर कर लेती हूँ। जैसे ये आपने एक पब्लिक क्लास ली है और हम अब क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास बनाएंगे। इसको हम नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, डाउन बिलो द लाइन, कोडिंग लाइन, आई राइट अ क्लास, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ही ले लेते हैं, एम्प्लॉय। क्या ले सकते हैं हम लेंगे स्ट्रिंग, उसका नाम, इंट एज, सपोज फ्लोट सैलरी। सो ये हमने एक एम्प्लॉय क्लास को डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद हम सपोज एक मेथड ले लेते हैं। अब जैसे हमने अभी आप देख रहे हो क्लास में हमने जो डेटा वेरिएबल्स हैं वो हमने एट द बिगिनिंग डिफाइन किए, और इसके बाद जब सारे वेरिएबल्स डिफाइन हो जाते हैं देन वी गो ऑन, वी प्रोसीड टुवर्ड्स डिक्लेरेशन और डेफिनेशन ऑफ द कोडिंग सेक्शन। तो हम सपोज एक डिस्प्ले मेथड ले लेते हैं, सिंपल लेंगे, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे। मैं सिंपली एक प्रिंट करवा रही हूं। हम इसमें क्या लिखेंगे, प्लस, एंड व्हाट, सपोज आई वांट टू प्रिंट द एज ऑफ द एम्प्लॉय, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, एज। यस, सो आई विल जस्ट राइट एज। तो बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं वो यहाँ पे E1 डॉट एज, E2 डॉट एज लिख देते हैं। आपको वो नहीं करना, आपको सिंपली जो आपका ये वेरिएबल आपने इंट एज लिया है इसको एज इट इज आप प्रिंट कर दोगे। तो मैं इसको भी फिलहाल इजी रख रही हूँ, मैं बाकी वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं करा रही। आप अगर एक्चुअली प्रोग्राम बना रहे हो तो आप वो चीज करा सकते हो। आई वॉन्ट टू कीप द थिंग्स वेरी इजी। अब C++ में क्या होता है कि सबसे पहली डिफरेंस होती है कि आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हो, राइट? यहाँ पे आपको सेमीकोलन यूज नहीं करना है। तो आई जस्ट टेक अनदर क्लास। इसमें मैं क्या करूंगी, ये हमारा मेन मेथड है और एम्प्लॉय का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, एम्प्लॉय, सपोज E1 इक्वल टू न्यू एंड देन एम्प्लॉय फॉलोड बाय राउंड ब्रेसेस। और इधर मैं इसको ये सब हटा देती हूँ एंड जस्ट आई वांट टू कॉल द डिस्प्ले मेथड। तो मैं E1 डॉट डिस्प्ले करूंगी एंड दिस इट, राइट? अब फिलहाल जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आ रहा है, एज 0 क्यों आ रही है? एनीबॉडी हैज एन आइडिया? आपने एज डिफाइन नहीं किया मैम, क्योंकि मैम बाय डिफॉल्ट इंट क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है इंटीजर की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और आप उसमें इंस्टांस वेरिएबल्स को कोई इनिशियल वैल्यू नहीं देते, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपके इंस्टांस वेरिएबल, ऐसा नहीं हो रहा कि एरर आ रहा है या कोई इनवैलिड गार्बेज वैल्यू आ रही है, वहां पे एक नॉर्मल जेन्युइन वैल्यू आ रही है 0। 0 का मतलब है कि आपने असाइन नहीं किया है। तो ये मैकेनिज्म क्या है कि मैं, जैसे ये जो पार्ट लिखा आपने एम्प्लॉय E1 का मतलब क्या है, आपने एम्प्लॉय E1 एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है,
एक एम्प्लॉय अगर आप इसको एज अ क्लास कंसीडर करते हो तो यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक क्या बना रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे ये जो स्ट्रिंग है ये आपका यूजर डिफाइंड नहीं है, ये जावा में प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, इंटीजर भी प्री डिफाइंड है, फ्लोट भी प्री डिफाइंड है, राइट। तो इन प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को की कॉम्बिनेशन को लेके हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं। किस टाइप का? क्लास एम्प्लॉय टाइप का। और मेन में हमने जो ये इवन बनाया है, जैसे हमने लिखा है इंट एज, तो हम यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, राइट। इसी तरह से अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे लिख रहे हैं इवन इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप व्हाट? ऑफ टाइप एम्प्लॉय। समझ आ रहा कुछ? कि आपने एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप ना लेते हुए आपने अपना एक खुद की मर्जी का डेटा टाइप बनाया है, यूजर डिफाइंड है ये। और यहाँ इस लाइन में आप इवन क्या हो रहा है, जैसे इंट एज है तो एज वेरिएबल इंट टाइप का होता है, फ्लोट सैलरी है तो सैलरी वेरिएबल है फ्लोट टाइप का। सिमिलरली यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल ऑफ not any predefined data type in specified by the language. You are trying to create an object of your own data type which is type employee. Employee even का तो मतलब समझ आ रहा है, जैसे हमने int age लिखा हमने employee even लिख दिया। लेकिन अगर हम उसको यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये न्यू वाला कहानी नहीं लिखते तो ये एक ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, राइट। लेकिन क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड यूज किया है, न्यू का मतलब ये है कि आप मेमोरी एलोकेशन करवा रहे हो इसके लिए, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, इट्स पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट, दिस इवन इज अ रेफरेंस वेरिएबल, नाउ इट्स पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एम्प्लॉई। तो आपकी मेमोरी में ये जहां भी सेव करवाया जा रहा है उसका रेफरेंशियल एड्रेस इवन में आ रहा है। तो जब भी आप इवन डॉट डिस्प्ले करते हो तो वो उस पर्टिकुलर क्लास की डेफिनेशन को देखता है। तो आपने जब इवन डॉट डिस्प्ले किया तो वो ये देख रहा है, पहले तो वो ये सर्च करेगा कि डिस्प्ले आपकी क्लास में मेंशन्ड है भी या नहीं। तो एम्प्लॉय इवन का मतलब है इवन इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इवन डॉट डिस्प्ले का मतलब डिस्प्ले आपकी क्लास में मेंशन्ड होना चाहिए। तो अब जब आपने इवन डॉट डिस्प्ले किया तो वो सिंपली डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, एज इज एज। अब जीरो कैसे आया? हमने जो ये चीज हम लिख रहे हैं, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज दिस? द थिंग विच आई हैव हाईलाइटेड ऑन द इन द विंडो, ये क्या है? मैम नेम ऑफ दैट क्लास। वो तो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एम्प्लॉय। क्लास का नाम तो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय और फॉलोड बाय द राउंड ब्रेसेस है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एम्प्लॉय है। ओम, मैंने लिखा है एम्प्लॉय और मैंने फिर दो ब्रैकेट्स लगा रखे हैं पीछे। फंक्शन है मैम। अच्छा, क्या इस फंक्शन को हम कुछ क्या ये नॉर्मल फंक्शन है डिस्प्ले की तरह या कुछ स्पेशल फंक्शन है? नॉर्मल मैम, डिस्प्ले की तरह। ओके, एनीबडी एल्स हैविंग सम अदर आंसर? मेमोरी एलोकेशन के लिए एक स्पेशल फंक्शन है मैम। हाँ, तो स्पेशल फंक्शन को कुछ नाम दे सकते हैं हम? कंस्ट्रक्टर है मैम। Yes. This employee followed by the round brace, it's a special method, and I suppose 19 students in my class. You don't have to mention the word functions. Functions आपके C में होते हैं, जावा में टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मेथड्स बोला जाता है, तो आप मेथड्स ही बोलना या लिखना जो भी आपको करना है। तो एम्प्लॉई फॉलोड बाय द राउंड ब्रेस, इट्स अ स्पेशल मेथड। Why it's special? It is not Priyanshu, it's not a normal method. Why? Because it has the same name as the name of the class.
तो एम्प्लॉई मेरी क्लास का नाम है, इस मेथड का नाम भी एम्प्लॉई है, वहां ई कैपिटल था, यहां भी ई कैपिटल है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्लास का नाम एम्प्लॉई है लेकिन मेरे मेथड का नाम एम्प्लॉई फॉलोड बाय राउंड ब्रेस है। सो this thing that I have highlighted on the slide is actually the constructor defined inside the class, right? So it's constructor। तो आपने एक तरीके से क्या करने की कोशिश करी है, आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने की कोशिश कर रहे हो। और क्योंकि आपने एज ए यूजर, आपने मतलब आपने नहीं, मैंने, क्योंकि मैंने प्रोग्राम टाइप किया था, मैंने एज ए यूजर इस एम्प्लॉय क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, लेकिन तब भी जो जावा का रन टाइम सिस्टम है इसने मेरे सारे क्लास के इंस्टांस वेरिएबल्स को एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करवाई है। तो इसका मतलब जब आप क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्शन में आता है और आपके क्लास के जितने भी इंस्टांस वेरिएबल्स हैं उनको एक इनिशियल वैल्यू देता है अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। तो जैसे मैंने स्ट्रिंग नेम लिया है, मैंने कोई इवन का कोई नाम बताया नहीं, तो उसमें वो नल स्ट्रिंग देगा। एज के लिए वो 0 इनिशियलाइज करेगा, सैलरी के लिए 0.0 कर देगा। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। So suppose if I just copy this whole thing and I try to print all the instance variables in my display method, suppose I write name, what will be the answer? The answers will be what I told you just now. We'll execute the program first. Null string 0 and 0.0. Similarly, अगर आपने और भी वेरिएबल्स लिए होंगे सबको एक डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसका मतलब एम्प्लॉय किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना प्रोग्रामर के लिए कंपल्शन नहीं है, मजबूरी नहीं है। अगर उसको नहीं महसूस हो रहा जरूरत तो वो उसको स्किप कर सकता है, लेकिन बिना वेरिएबल आपने अगर असाइन नहीं करी है इंस्टांस वेरिएबल और आपने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है तो डिफॉल्ट वैल्यूज सेट हो जाएंगी। सपोज आई राइट समथिंग लाइक दिस, even डॉट एज इक्वल टू 29, व्हाट विल हैपन नाउ? एज के वैल्यू 29 आ जाएगी और बाकी और बाय डिफॉल्ट 0 बाय डिफॉल्ट वैल्यू। clear to everyone in the class? Yes ma'am. Only those 3-4 voices I am hearing. बाकियों ने के मुंह, बाकी क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? मुंह भरा हुआ है सबका? यस क्लास। I have 19 students in the class. Only I can hear voices of 3-4 people. वो भी मैं रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ कौन कौन बोल रहा है, कौन शांत है। एक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है ना, वो मेरे अंदर इनबिल्ट है, सबकी वॉइस पता चल रही है मुझे। अभय बोल रहा है, योगराज बोल रहा है, हेमेंद्र बोल रहा है और शायद अमरजीत बोल रहा है, बाकी सब सन्नाटे में है। परमिंदर, आर यू देयर? मैम मैं भी बोल रहा हूँ। ओम बोल रहा है। हाँ, ओम भी बोल रहा है। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। परमिंदर, आर यू देयर इन माई क्लास? यस मैम। आज ब्रेकफास्ट में क्या बना था आपके यहाँ? अभी नहीं करा ब्रेकफास्ट। तभी तभी कमजोरी आ रही है आपको। मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू है क्लास की वॉइसेस में। अच्छा ठीक है, समझ आ गया। मैं नहीं बोलूंगी तो ये लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना। बाकियों को वैल्यूज देनी पड़ती है, पंप करना पड़ता है, बोलो बोलो। अभी भी कुछ कई लोग नहीं बोल रहे।
यस अनुराग, आर यू देयर? यस मैम, मैम आ गया मैम, बोला था मैंने पहले। ओके ओके, समझ आ रहा है कुछ? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? ओके फाइन, सो आई कैन मूव। तो ये आपने कर लिया मैम। ये सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करे तो क्या होगा? जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है राइट हैंड में, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करेंगे तो क्या होगा? देख लेते हैं। रेफरेंस वेरिएबल का ये मतलब है कि रेफरेंस जैसे इवन है ना, इवन के जो अभी है, जैसे आपने एज और डिस्प्ले चला दिया तो ये चल जाएगा, लेकिन आगे फ्यूचर में आप इसको किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करा सकते हो। तो अभी तो इसमें एज 29 है और नेम सैलरी जो भी है, आगे प्रोग्राम में आप इसको किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करोगे ना तो ये उसकी वैल्यूज रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेंगे इसके अंदर इंस्टांस वेरिएबल्स की वैल्यू। ठीक है, यू कैन डू वन थिंग, जैसे हमने ये इवन लिया है तो आप एक और इसमें देखो, अब ये जो वैल्यूज आई है ये किस ऑब्जेक्ट के लिए आई है? S2 के लिए। ठीक है, और अगर हम ऐसे करते हैं देख रहे हो आप, और अगर हम इसको आगे भी परस्यू करना चाहें सपोज मैंने एक S3 बनाया और नाइन्टी लिखने वाली थी। आई वॉज ट्राइंग टू राइट S3 डॉट एज इक्वल टू 90, रुक गई मैं। हो जाएगा मैम ये भी प्रिंट, क्योंकि ये अलग जो ऑब्जेक्ट बन गया इसका। नहीं, आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ। अब क्या होगा? इवन डॉट एज की जो वैल्यू होगी मैम वो 40 हो जाएगी। इसका मतलब आपका जो रेफरेंस वेरिएबल इवन है ये अलग अलग सेम प्रोग्राम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को पॉइंट कर सकता है। तो जब आपने यहाँ इवन डॉट डिस्प्ले चलाया है तो इधर ये किस ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स प्रिंट करेगा? S2 के। S2 के। लेकिन जब आप इधर कराओगे तो ये आपके S3 वेरिएबल के इंस्टांस वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। जस्ट सी द आउटपुट, ये देख रहे हो आप, नेम इज रवि, एज इज 40, सैलरी 0.0। ये आपका S2 नहीं, ये आपका S3 एम्प्लॉय को रेफर कर रहा था। तो रेफरेंस वेरिएबल्स हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली प्रोग्राम में हम चेंज करवा सकें। जैसे इस एग्जांपल में जो S2 है और S3 है ये स्टैटिक है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ एम्प्लॉय क्लास। S2 हमेशा 29 वाले बंदे की एज को स्टोर करेंगे और S2 का सपोज हम एक नाम भी ले लेते हैं टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर। हमने रख दिया, तो ये जो S2 है इसमें इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द एम्प्लॉय हुज नेम इज सोनम। S3 जो है वो इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द एम्प्लॉय हुज नेम इज रवि, एज इज 40। लेकिन E1
डैंगलिंग है। डैंगलिंग मतलब इसमें फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, कभी ये S2 की तरफ भी पॉइंट कर सकता है, लेटर ऑन ये किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ भी पॉइंट कर सकता है। समझ आ रही है मेरे में क्या पॉइंटर का करने? काम कर रहा है। हाँ, एक आप पॉइंटर नहीं बोल सकते क्योंकि जावा में पॉइंटर नहीं है, इसको आप रेफरेंस बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि पॉइंटर्स में फिर मेमोरी एलोकेशन का भी होता है, यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो आपने वो देखा होगा ना, थाली का बैंगन कभी इधर कभी उधर, तो ये रेफरेंस वेरिएबल वही काम कर रहा है। कभी इसके पास S2 का रेफरेंस आ सकता है, कभी इसके पास S3 का रेफरेंस आप सेट कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर। नाउ इट्स क्लियर कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कैन आई गो बैक टू द पीपीटी? ये प्रोग्राम समझ आ गया कैसे? अब इस प्रोग्राम में मैम। आप केयरफुली देखो। हम हाँ बोलिए। ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के बिहेवियर और प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है ना। स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट मतलब डेटा। स्टेट मतलब वो करेंटली उसमें क्या इंस्टेंस वेरिएबल्स की क्या पोजीशन है। जैसे मैं अगर इसमें एज लिए मैंने या मैंने सैलरी ली है, तो हर एम्प्लॉय की सैलरी से उसका डिजिग्नेशन या उसकी स्टेट पता चल रही है ना। यस मैम। या नेम से भी उसकी स्टेट पता चल रही है। अगर S2 एम्प्लॉय है, उसका नाम सोनम है, तो आपको स्टेट पता चल रही है कि ये फीमेल एम्प्लॉय है। जो S3 है, उसका नाम रवि है, तो इसका मतलब वो मेल एम्प्लॉय है, तो उसकी स्टेट डिफाइन कर रहे हो आप। यस। ओके, सो विल कम बैक टू द पीपीटी। अब हमने वेरिएबल्स देख लिए। अब क्लासेस में मेथड्स भी होते हैं। So a class contains methods which describe the behavior. तो state define करते हैं आपके इंस्टांस वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। जैसे हमने एम्प्लॉय क्लास में इंस्टांस वेरिएबल्स लिए थे, नेम, एज, सैलरी, तो वो उसकी स्टेट डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। और जो बिहेवियर या उसका प्रोसेसिंग या लॉजिक जहां तक की बात आती है, वो आपके मेथड्स डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एम्प्लॉय क्लास में एक वर्क नाम से मेथड लिया है। ये एक एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। एक्चुअली हम ऐसा नहीं करते, वहां पे तो कोई प्रॉपर कैलकुलेशन होती है नॉर्मल प्रोग्राम में। तो मैंने एक वॉइड वर्क नाम से मेथड लिया है और आई हैव जस्ट ट्राइड टू प्रिंट अ सिंपल लाइन कि प्रोजेक्ट वर्क इज डन। तो जब भी आप एम्प्लॉय क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसके साथ आप वर्क मेथड को कॉल करोगे, तो दिस मेथड विल जस्ट सिंपली प्रिंट अ नॉर्मल स्टेटमेंट ऑन द कंसोल और द मॉनिटर, प्रोजेक्ट वर्क डन। So methods usually are written after the data variables or the instance variables. तो जब हम किसी एम्प्लॉय को वर्क करने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब आप कोई प्रोसेसिंग या उसकी बिहेवियर डिफाइन कर रहे हो, तो वो जब वर्क हो जाएगा तो प्रोजेक्ट वर्क डन, ये एक सिंपल मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का बिहेवियर डिफाइन कर रहे हो आप। जब आपने उसको वर्क वाला मेथड का कमांड दिया तो वो काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है अपनी जॉब से रिलेटेड, और उसके बाद वो एक मैसेज टाइप कर रहा है प्रोजेक्ट वर्क डन, तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया। इसका मतलब वर्क मेथड शुरू करने से पहले वो शायद खाली बैठा था अपनी सीट पे, वर्क मेथड मिलते ही उसका मेथड कॉलिंग के वक्त उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, जो भी उसका ऑफिशियल वर्क था, एंड आफ्टर द वर्क मेथड वो एक मैसेज दे रहा है कि हाँ मैंने काम कर लिया। तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। Now this is very important. Only employee objects can work. The class employee will not work. तो काम जो करता है, जो भी लॉजिक चलता है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी बिहेवियर चेंज होता है, इट इज नॉट एज पर द क्लास। ये जो बिहेवियर चेंज होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स के चेंज होते हैं। तो हम क्लास में सिर्फ मेथड को डिफाइन करते हैं, लेकिन मेथड को कॉल कौन करेगा? उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स। क्लास मेथड को कभी कॉल नहीं करती, ऑब्जेक्ट्स मेथड को कॉल करते हैं। जैसे हमने पीछे एग्जांपल में जब हमने कंपाइलर में किया, तो हमने डिस्प्ले मेथड किसके लिए चलाया? हमने एम्प्लॉई डॉट डिस्प्ले नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? S1 डॉट डिस्प्ले या S2 डॉट डिस्प्ले या जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स के नाम होंगे उनके साथ हम मेथड्स को कॉल करेंगे। एम आई वेरी क्लियर टू द क्लास? यस मैम। ओके फाइन। सो मेथड्स में क्या होता है, हमने क्लास में पढ़ा कि हम इंस्टांस वेरिएबल लेते हैं,
फिर हमने पढ़ा कि हम मेथड्स डिफाइन करते हैं जिससे उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पता चलता है। अब मेथड्स के अंदर क्या होता है, मेथड्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को कोई प्रोसेस परफॉर्म करने का कमांड दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो बेटर वर्ड वुड बी कमांड, लेकिन एक तरीके से कमांड नहीं है। हाँ, आप कोई कुछ चीज इम्प्लीमेंट या रन करवाना चाह रहे हो तो वो आपको प्रोग्राम लिख रहे हो आप, तो लाइंस ऑफ कोड के थ्रू ही आप काम अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। एग्जाम्पल इज, आपने एक मैसेज का कमांड दे दिया, ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा मेथड के अंदर। इस लाइन से क्या होगा, आपका पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय नहीं है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मतलब है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास का, तो वो आपकी ये कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा ऑन द मॉनिटर। नाउ मेथड्स में कंटेन टेम्पररी डेटा, ये हम पहले भी, अगर हम कुछ क्लासेस रिवाइंड में चले जाएं तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक बार देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। मेथड्स में कंटेन टेम्पररी डेटा, टेम्पररी का मतलब आफ्टर मेथड्स दैट दोज डेटा विल गेट रिमूव। क्या लिखा है ये, क्या मतलब है इस लाइन का? कैन एनीबडी एक्सप्लेन इट टू मी? आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर कोई अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता है इस लाइन को। मैम इसमें बोल रहा है ना कि जो भी हम लोग मेथड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट या डेटा टाइप बनाएंगे वो सिर्फ उसी पार्टिकुलर क्लास में रहेंगे। अगर हम अनदर क्लास में जाना चाहे तो वो डेटा टाइप की वहाँ कॉल नहीं होगी, उसके लिए फिर हमें पब्लिक या प्राइवेट कोई डेटा लेना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं। ओके, आपने जो बोला है प्रियांशु वो 100% करेक्ट है, बट आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो। ये जो लाइन लिखी है ये कुछ और कह रही है, आपने जो बोला वो गलत नहीं है, वो ठीक है। पब्लिक करेंगे तभी आपका डेटा विजिबल होगा बाहर से, आउटसाइड द क्लास, लेकिन ये मेरी जो लाइन है ना ये कुछ और बोलने की कोशिश कर रही है। मैम इसमें हम ये कह रहे हैं जैसे हमने क्लास में जैसे हमने 3 वेरिएबल्स बनाए और कुछ कितने मेथड्स वेरिएबल बनाए, बनाए, कितने, एक सेकेंड, कितने वेरिएबल बनाए? कितने भी हो मैम, XYZ जितने भी हमने नहीं अभी बनाए अब हैं। नहीं अभी क्या बोला था आपने थोड़ी देर अभी पहले? 3 बोला था मैम। फंस गया है महेंद्र। 3 नहीं मैम, नहीं, 3। यस मैम, इतने भी हम मैम डेटा मेंबर्स और मेरा पॉइंट कितने की बात नहीं चल रही, आपने 3 बोला था ना, वो 3 थोड़ा अटक गया मेरे को। यस 3 ठीक है, हाँ चलो। तो वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए मतलब अवेलेबल होंगे, जितने भी हम ऑब्जेक्ट उस क्लास के क्रिएट करेंगे वो सबके लिए सेम अवेलेबल होंगे। ओके, सेम नहीं, अवेलेबल होंगे, ठीक है, राइट, करेक्ट। तो इस लाइन का मतलब ये है कि आप एक क्लास के अंदर जितने भी इंस्टांस वेरिएबल्स लेते हो वो इंस्टांस वेरिएबल उस क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं। कॉमन मतलब अगर जैसे हमने एम्प्लॉय क्लास ली, हमने उसमें 3 इंस्टांस वेरिएबल्स लिए, स्ट्रिंग नेम, इंट एज एंड फ्लोट सैलरी, यही 3 लिए थे हमने। इसको, ये क्लास का डेटा है। क्लास का डेटा मतलब उस क्लास के अगर आप 5 ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, 1000 ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, 1 मिलियन ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, उन सभी ऑब्जेक्ट्स में ये तीनों वेरिएबल, ऑल दीज 3 वेरिएबल्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, क्लास एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, कंपाइलर डिजाइन, डिजिटल डिजाइन, और क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। ये क्या है, ये 5 सब्जेक्ट्स, यस मैम, ये क्या है? ये एक तरीके से आपके क्लास एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंस्टांस वेरिएबल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब मेरी क्लास एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर में 54 स्टूडेंट्स हैं। What does that mean? कि all those 54 students have to appear for all these 5 subjects plus labs। समझ आ रहा है? तो जो पैटर्न है क्लास के सिलेबस का,
वो उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि योगराज का मन आएगा तो कहेगा मैम मैं कंपाइलर डिजाइन को स्किप कर दूं, मैं कहूंगी हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई चलता है इतना, मैं आपको फ्री के नंबर दे दूंगी। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स एंड द लैब्स आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। समझ आ रही है आप सबको? एग्जाम्पल? यस मैम। ओके, अब ये जो स्लाइड की हेडिंग है ये इस पर्टिकुलर डेटा से कनेक्टेड नहीं है, वो इसीलिए समझाने के लिए फर्स्ट लाइन लिखी है कि क्लास के जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होते हैं। जैसे एवरी एम्प्लॉय विल हैव इट्स ओन नेम एंड हिज और हर ओन एज, लेकिन मेथड के अंदर आप टेम्पररी डेटा ले सकते हो। टेम्पररी का मतलब वो तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक मेथड चल रहा है, जैसे ही मेथड को हम क्लोज कर देंगे वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिया है, मेथड के अंदर आपने i इक्वल टू 50 ले लिया, अब ये i50 लोकल वेरिएबल का काम कर रहा है। अब याद आ रहा है कुछ लोकल वेरिएबल करवाया था मैंने? आपका वेरिएबल जो लोकल ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, ब्लॉक छोड़ते ही वो चला जाता है। तो ये प्रोजेक्ट वर्क कैल जो किया आपने, ये भी एक लोकल ब्लॉक की तरह काम करेगा, और ये i का जो 50 वैल्यू है या जो भी वैल्यू आप इसमें चेंज करते जाओगे, ये तभी तक एग्जिस्ट करेगी जब तक आपका ये मेथड चल रहा है। यानी ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉमन नहीं है, ये आपके मेथड का लोकल टेम्पररी डेटा है। टेम्पररी का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू आपको परमानेंटली नजर नहीं आएगी, तब तक रहेगी जब तक ये मेथड चल रहा है, एग्जीक्यूशन में है। जैसे ये मेथड बंद हो जाएगा, ये डेटा विल बी लॉस्ट, द वैल्यू ऑफ i विल बी लॉस्ट। I suppose everybody has understood? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So Yes, very less time is left. Let me take the attendance quickly. Otherwise, वो रह जाएगी. Okay, fine. I have taken the attendance. Anybody having any doubts related to today's slide? No, ma'am. Okay, fine. So we'll continue with the topic tomorrow. Or I would advise all of you to please start studying, because एकदम से आप पे कभी भी आपकी डेटशीट आ सकती है। आप ये मान के चलो कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हैं, तभी आप पढ़ाई करोगे, नहीं तो नहीं होगी आपकी पढ़ाई। समझ आ रही मेरी बात आप सबको? Yes, ma'am. मैम हम लोग की एग्जाम कॉलेज में होगी और या फिर कहीं और? उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा?